हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा आज एक और नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 10 की, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अच्छे से बेटा नोट बनाइएगा, बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर देखिए हमारे पास कौन सा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें आज क्या इंट्रोडक्शन की बात होगी कि केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, इक्वेशंस वगैरह क्या होती हैं। तो देखिए यहाँ पे बेटा लिखा है, हमने एक डेफिनेशन लिखी है, केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन है। क्या है मैं पहले आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। लिखा है इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस also called reactant are converted to one or more different substances known as product। बेटा इस पे ध्यान दिएगा आप लोग, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अभी सुनिएगा, ये कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। पहले हमको क्या जानना है, इसका चैप्टर का मतलब। केमिकल रिएक्शन का मतलब बेटा होता है जिसमें हमारे पास एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। और अगर वही रिएक्टेंट हमारे कन्वर्ट हो जाए एक या एक से डिफरेंट सब्सटेंसेस में, तो उसे कहते हैं प्रोडक्ट। नहीं समझे? चलिए देखिए, हमने मान लिया अभी हम इक्वेशन नहीं दे रहे, एबीसीडी से समझा रहे हैं। ठीक है, अभी आएगी बहुत सारी लंबी चौड़ी आपके पास बैलेंस वगैरह रिएक्शंस वगैरह आएगी, तो इसको हम इसमें समझाते हैं। इन्होंने कहा इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस हो हमारे पास। देखिए एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस हैं, इन दोनों को सब्सटेंसेस कहा है। एक या एक से ज्यादा, एक ए है और एक बी है, एक से ज्यादा है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। अगर ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेगा, लड़ेगा, लड़ने के बाद क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो वही तो कहा है यहाँ पे, आर कन्वर्टेड। ये रिएक्टेंट हमारा कन्वर्ट भी हो सकता है वन और मोर, एक या एक से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस दे सकता है। डिफरेंट क्यों कहा, क्योंकि एक ए है एक बी है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट हमारा आया। ये आपस में क्या हुए, फाइट की, रिएक्ट करे, रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया, एक दूसरा डिफरेंट सब्सटेंसेस, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो देखिए प्रोडक्ट आया हमारे पास। केमिकल रिएक्शंस का मतलब ही यही होता है जिसमें एक हमारे पास रिएक्टेंट हो, अब वो एक हो या एक से ज्यादा हो, या तीन भी आप ले सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी करके भी ले सकते हैं, और वो हमें क्या दे, डिफरेंट प्रोडक्ट दे, तो उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब समझ गए? ठीक है सर, केमिकल रिएक्शंस का तो मतलब समझ गया, और बताइए। चलिए देखिए, एक यहाँ पे बेटा हम लोग ने एक और लिया है, यहाँ पे हम लोग ने लिया है एक और एग्जाम्पल, NaOH। NaOH क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमने क्या लिया है, HCl। NaOH को A माना, HCl को B माना। ये दो रिएक्टेंट है आपस में, ये दो रिएक्टेंट आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या बनाएंगे, NaCl। कैसे आया यहाँ पे, इसका Na और इसका Cl ले लिया, और H दो बचे और एक ऑक्सीजन H2O निकल गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये रिएक्टेंट। ठीक है, ये रिएक्टेंट एक या एक से ज्यादा, उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और जो एक या एक से डिफरेंट चीजें सब्सटेंसेस बना उसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो देखिए प्रोडक्ट आ गया हमारा। ठीक है, एक और देखिए रिएक्शन बेटा, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो ये क्या बनेगा, Ba प्लस SO4। Cl कितने हैं, दो, Na कितने हैं, दो है। अभी हम रिएक्शन वगैरह जब बैलेंसिंग की बात आएगी तो बताएंगे, अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन है क्या। इक्वेशन बैलेंसिंग वगैरह आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या बना, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट बना। यही केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है हमारे पास। और इन्होंने पूछा है इक्वेशंस। इक्वेशंस का मतलब क्या, किसी चीज को, दो चीजों को इक्वेट करना। इक्वेट कैसे करेंगे, देखिए ये क्या है बेटा, ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारा क्या है, ये RHS है। इक्वेट का मतलब बेटा होता है दो चीजों को आपस में इक्वेट करके कुछ बना के कुछ लिखना। इक्वेट का मतलब यानी कि इक्वेशंस का मतलब होता है एक तरीके का सिंबल दे के उसको रिप्रेजेंट करना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक A है सिंबल, एक B है, तो ये क्या बना हमारा, AB बना। तो जो हमारा LHS है, जो हमारा LHS है AB, ठीक है,
ये क्या कर रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है, आरएचएस की तरफ बना रहा है, तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं इक्वेशन। आपस में इक्वेट करना, इसको इसको इक्वेट करेंगे तो कुछ बनेगा। इक्वेशंस का मतलब ये हो गया। वैसे भी आप लोग जानते होंगे, 10th में आ गए होंगे कि इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। और बेटा एक चीज याद रखिएगा, इस रिएक्शंस को जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट होंगे, तो इसको हम लोग आयनिक, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस को ऐसे भी पढ़ा, या कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि इसमें क्या हो रहा है, आयनिक रीअरेंजमेंट हो रहा है। क्या लिखा हमने, आयोनिक रीअरेंजमेंट। ये क्या बोला मैंने, आयनिक का मतलब जिसके अंदर बेटा क्या प्रेजेंट हो, आयंस प्रेजेंट हो। आयंस का मतलब क्या, देखिए बेटा, आयनिक रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है किसी चीज को अरेंज करके फिर से लिखना। तो सुनिए, आयनिक का मतलब क्या, आयनिक का मतलब जिसके अंदर आयंस हो। आयंस का मतलब क्या, आयंस का मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये सब क्या होते हैं, आयंस होते हैं। रीअरेंजमेंट का तो मतलब मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए Na क्या है, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा पिछड़ हो गया। Ba के ऊपर होता है, Ba के ऊपर होता है प्लस आयन होता है, और Cl के ऊपर होता है माइनस। इसके ऊपर सोडियम के ऊपर होता है प्लस, सल्फर के ऊपर होता है हमारा माइनस। तो देखिए ये आयनिक, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ। तो केमिकल रिएक्शंस को हम ये भी कह सकते हैं एक तरीके की आयनिक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को ही हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। देखिए आयनिक रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो चाहे आप केमिकल रिएक्शन को ऐसे पढ़ो, चाहे आप ऐसे पढ़ो, दोनों का मतलब, और दोनों को इक्वेट कर दो तो इक्वेशन बोलते हैं। बस इतनी सी बात थी यहाँ पे, इसको नोट करिए बेटा। और एक चीज याद रखिएगा, अब आपकी जो बुक्स में कुछ एग्जांपल दिए एनसीईआरटी, टोटल देखिए एनसीईआरटी है बेटा आपका, ऐसा नहीं है कि एसएससी वाले और आईएससी वाले भी नहीं, वो भी है, उनके लिए भी है, ठीक है। डेली लाइफ एग्जांपल बताएं, तो डेली लाइफ में क्या आप देखेंगे एनसीईआरटी में, हमने लिख लिए छोटे छोटे पॉइंट्स, उसको मैं बता रहा हूं। देखिए जैसे कि पहला एग्जांपल लिया डेली लाइफ का, रोजमर्रा की जिंदगी का एग्जांपल, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होती है। मिल्क मैंने क्यों लिखा, मिल्क का एग्जांपल ये है कि बेटा आप ऐसा सोचो कि मिल्क को आप रूम टेम्परेचर पे ऐसा खुला छोड़ दो गर्मियों में, समर में, तो क्या होगा, दूध खराब हो जाएगा, फट जाएगा। तो उसके अंदर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन ही हो रही है, तभी तो दूध खराब हो रहा है। एक ये एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल क्या लिखा है, आयरन पैन। अरे तवा हम लोग जिसको हिंदी में बोलते हैं, तवा बोल दो आप, जिसपे मम्मी रोटी बनाती है, तवा बोल दो, आयरन पैन बोल दो, या आप कील भी ले सकते हो, आयरन नेल का मतलब होता है कील, आयरन नेल, ठीक है। अगर आप इसको एटमॉस्फेयर में ऐसे ही खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा, इसके ऊपर डस्ट लगेगी, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इसके ऊपर जाएगी, धूल मिट्टी गर्दा सब जमने लगेगी, और कुछ महीने या कुछ सालों बाद इसके ऊपर चालू हो जाएगी रस्टिंग। तभी तो कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। कभी रस्टिंग ऑफ गोल्ड सुना है? नहीं, रस्टिंग का मतलब बेटा जंग लगना। ये एक एग्जाम्पल हुआ, एक मिल्क वाला एग्जाम्पल और एक आयरन वाला। अब तीसरा एग्जाम्पल है ग्रेप्स क्या है, ग्रेप्स का मतलब अंगूर से क्या एग्जाम्पल दिया, अंगूर का मतलब ये कि अंगूर को जब हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं, सड़ा देते हैं, तो फर्मेंटेशन करने के बाद क्या करते हैं, अच्छी सी वाइन बनाते हैं। जितने अंगूर सड़े हुए होंगे उतनी अच्छी वाइन बनेगी। फर्मेंट का मतलब क्या सर, फर्मेंट का मतलब होता है बेटा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसे आता है, एक बैक्टीरिया होता है यीस्ट इसे कहते हैं YEAST, यीस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं खमीर में डालते हैं, खमीर उसमें डाल के क्या करते हैं, खराब हो जाता है, फिर वो धीमे धीमे खा के उसको, जैसे कि ऐसा समझिए ग्रेप्स का मतलब जैसे शुगर से अल्कोहल बनाना, उसे कहते हैं हम लोग। एक रोजमर्रा की जिंदगी का एग्जाम्पल होगी अभी फूड्स। हम कुछ खाते हैं तो हमारे पेट में वो खाना जाता है, और जाने के बाद ऐसा थोड़ी ना कि वो जो हमने खाई रोटी पूरी समुच्ची थोड़ी ना खा लेते हैं, अंदर जाके छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। तो ये कौन तोड़ने का काम कर रहा है, ये जो टूटने का काम हो रहा है, छोटे छोटे हमारे पेट में जाके डाइजेस्ट तो होता है ना, और डाइजेस्ट करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में होना चाहिए। तो टुकड़ों में होने के लिए एक तरीके की केमिकल रिएक्शन हो रही है,
इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसमें भी केमिकल रिएक्शन, इसमें भी हो रही है। लास्ट एग्जांपल है वी रिस्पायर। रिस्पायर का मतलब होता है सांस लेना। हम जब बेटा सांस लेते हैं तो अंदर क्या जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो जाते नहीं है। अगर कोई बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड कहेगा तो गलत है, ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन जब जाती है तो क्या होता है अंदर? अंदर जाके वो रिएक्ट होके एक तरीके की केमिकल चेंज होता है। तो ये बेटा आपकी सारी डेली लाइफ की केमिकल चेंजेस हो रही हैं, और जब केमिकल चेंजेस होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। और इक्वेशंस तो बता ही दिया है, तो बेटा इसको नोट करिए। मैं और भी आपको अच्छी चीजें बताता हूं, नोट करिए बेटा इसको। तो बेटा अब आप लोग देखिए, आपके पास एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी आई है, इंट्रोडक्शन तो मैंने बता दिया, अब आई है आपके पास एक्टिविटी 1.1 आई है। आपकी एनसीईआरटी में देखिएगा तो कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। एक्टिविटी 1.1 पढ़ के मैं बताता हूं क्या है, फिर इसको डायग्रामेटिक हम समझेंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 में लिखा है क्लीन द मैग्नीशियम रिबन, क्लीन द मैग्नीशियम रिबन about 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर। ठीक है, हमें क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है जो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा हो, और उसको क्या करना है, हमें घिसना है सैंड पेपर से। सैंड पेपर का मतलब होता है बेटा रेगमाल, हिंदी में कहते हैं। जब चूना ऊना पुतता है आपके घर में तो क्या करते हैं, रेगमाल से घिसता है पेंटर, उसी को सैंड पेपर कहते हैं। फिर इन्होंने पॉइंट क्या कहा, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग, और किसी चिमटे से पकड़ के रखना है उसको, होल्ड करके। टोंग का मतलब होता है चिमटा, लोहे में जो केमिस्ट्री में हम लोग केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल करते हैं, टोंग बोलते हैं उसको, चिमटा हिंदी में होता है। बट इट इज यूजिंग अ स्प्लिट लैम्प, कलेक्ट द एशेस सो फॉर्म्ड इन ए वॉच गिलास। फिर क्या करना है, जो हम मैग्नीशियम रिबन जो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा हमने लिया है, रेगमाल से घिसने के बाद क्या करेंगे, उसको हम लोग उसको जलाएंगे। क्या करेंगे, उसको हम लोग टोंग से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद फिर इसको कहाँ ले जाएंगे, किसी कैंडल के पास या किसी बंसर बर्नर के पास ले जाएंगे और जलाएंगे। अब देखिए, और इन्होंने कहा व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और आपने इससे क्या ऑब्जर्व किया ये बता दिया। अब इसको डायग्रामेटिक समझिए। देखिए बेटा, इतना देखिए, इतना ना ऊपर का देखिए ना इधर का देखिए, इतना देखिए डायग्राम। देखिए ये आपका जो बेटा है ये स्पिरिट लैम्प है, स्पिरिट लैम्प या कैंडल बोल दिए या बंसन बर्नर बोल दिए, जिसमें आग होती है जिससे जलाने का काम आता है, स्पिरिट लैम्प ये है। ये एक बंदा यूं करके पकड़ा हुआ है, ये हाथ है बेटा, यूं पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये स्पिरिट लैम्प हो गया, यहाँ से नॉब खोला, बंदा यूं करके थोड़ा सा झुकाया हुआ, यूं पकड़ा हुआ है। और ये जो दूसरा बंदा है, ये दूसरा बंदा यहाँ पे हाथ लाया यूं करके चिमटा पकड़ा हुआ है। ये क्या है, टोंग है। टोंग का मतलब लोहे का चिमटा जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये यूं करके पकड़ा हुआ है। और यहाँ से आग जल रही है, और ये जो बेटा है यहाँ पे ये चिमटे से क्या पकड़ा है, मैग्नीशियम रिबन, जो 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और उसको हम घिस चुके हैं रेगमाल से, सैंड पेपर से। और यूं करके स्पिरिट लैम्प के पास एक आदमी इधर से यूं पकड़ के झुकाया हुआ स्पिरिट लैम्प को, और एक बंदा यूं करके ले आया है किसको, टोंग को। टोंग में लगा क्या है, मैग्नीशियम रिबन लगा है, जो तार के लच्छे कितना होता है मैग्नीशियम रिबन, और वो क्या कर रहा है, इसको बर्न कर रहा है, जला रहा है। ये मैग्नीशियम रिबन, ये टोंग, ये एक बंदे का हाथ जो टोंग को पकड़ा हुआ है, चिमटे को पकड़ा हुआ है, और ये स्पिरिट लैम्प, ठीक है। और नीचे रखा है बेटा वॉच गिलास, ठीक है। जो हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो उसकी एशेस भी इस वॉच गिलास पे गिरने लगेगी। देखिए हम बता रहे हैं, ये वॉच गिलास क्या होता है बेटा, वॉच गिलास होता है एक शीशे की प्लेट जिसको बोलते हैं वॉच गिलास। जब ये बंदा यहां से जला रहा है तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये जलने के बाद एशेस राख में बदल के इस वॉच गिलास में कलेक्ट होता जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें क्या हमने सीखा, इसमें क्यों हो रहा है ऐसा, ये रिएक्शन क्या बताना चाह रही है बेटा, ये इसमें रिएक्शन ये बताना चाह रही है कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को लेंगे और उसको बर्न करेंगे, जब भी बर्निंग का वर्ड आए तो समझ जाइएगा ऑक्सीजन होगी वहां पे। तो इन्होंने जो मैग्नीशियम के रिबन को जला रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, अगर आप मैग्नीशियम रिबन लेंगे
ठीक है। मैग्नीशियम रिबिन क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है, ये मान लिया। तो इसमें बताना क्या चाह रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि जब मैग्नीशियम को हम बर्न करने पे हमें मैग्नीशियम राख में मिल रहा है और उस राख को हम बोल रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रही है। कितनी अच्छी रिएक्शन है। मैग्नीशियम रिबन था, उसको जलाया, जलाने के बाद बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसा कैसे हुआ, तो यहाँ पे बेटा एक हो रही है केमिकल रिएक्शंस। कैसे हो रही है, तो देखिए बेटा यहाँ पे जब भी बर्निंग की बात है तो समझ जाइएगा ऑक्सीजन होगी। कोई चीज आप जलाते हो घर में तो ऑक्सीजन होगी तभी तो जलेगा। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज जलाते हैं वो नहीं जल पाती, बुझ जाती, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं हो पाती है, वहां पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है तो वो बुझ जाती है। तो इस एक्टिविटी से इसकी रिएक्शन देखिए। तो हमने मैग्नीशियम रिबन लिया जो 3 से 4 सेंटीमीटर बड़ा था, लॉन्ग था, उसको रेगमाल से घिसा। क्यों घिसा हमने, ऐसे भी तो कर सकते थे बेटा, क्योंकि इसलिए घिसा, मैग्नीशियम रिबन बहुत ही, हमारा जो मैग्नीशियम होता है वो बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव मेटल होता है। अगर उसको हवा में, एटमॉस्फेयर में ऐसी खुला छोड़ देंगे तो क्या करेगा, ऑक्सीजन यानी कि एयर एटमॉस्फेयर से रिएक्ट होने के बाद एक लेयर बना लेगा। लेयर का मतलब होगा ऐसी, देख लिए कहां पे दिखाया हम आपको, इधर देखिए, एक मैग्नीशियम रिबन ऐसा है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के बाद अगर उसको मैग्नीशियम रिबन को ऐसे ही हवा में छोड़ दिया, ऐसे ही जलाने लगे तो बाहर होगी ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद एक इसके ऊपर ऐसी लेयर बना लेगा। अगर हम उसको दोबारा बनाना चाहेंगे, दोबारा जलाना चाहेंगे तो वो क्या होगा, तो वो नहीं रिएक्ट हो पाएगा। क्यों, क्योंकि पहले से उसने क्या करा है, लेयर बना दी है। अब वो अंदर जाने ही नहीं देगा, ऑक्सीजन अंदर घुस ही नहीं पाएगी। तो ये हमारा क्या होगा, ये बनेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको घिस देते हैं, ताकि इसलिए घिस दे दोबारा ये ऑक्सीजन से रिएक्ट हो सके आसानी से, ठीक है। तब देखिए मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को जब बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन तो होगी भैया, एटमॉस्फेयर में बर्न कर रहे हो तो एटमॉस्फेयर में एयर होगी ऑक्सीजन से। फिर ये क्या बनाया, MgO। अब देखिए जो बेटा MgO आया है वो इस वॉच गिलास में कलेक्ट हो रहा है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने, और बर्न होने के बाद वो राख बन के इसमें गिर रहा है। और जो राख गिर रही है, जब हमने उसको रिएक्शन में देखा तो रिएक्शन में ये MgO जो था, यहाँ पे जो बन रहा है ये MgO, वो ऐसे रिएक्शन हो रही थी और ये बन रहा है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर का पाउडर। और इसकी जो फ्लेम होती है कैसी होती है, डेजलिंग होती है। डेजलिंग का मतलब समझते हैं, जब ये बेटा रिबन को आप मैग्नीशियम रिबन को ले जाके बर्न करोगे किसी के पास, किसी भी चीज से, कोई भी बंसन बर्नर से या स्प्रिट लैम्प से यूं पकड़ के मैग्नीशियम रिबन को यूं बर्न करोगे तो बर्न होने पे वो राख में बदल रहा है और उसके अंदर से जो फ्लेम का जो कलर निकलेगा वो कैसा होगा, डेजलिंग होगा। डेजलिंग का मतलब होता है चौंधिया देने वाली, जो चौंधिया देता है। देखते नहीं हो कि जैसे पुटास वगैरह नहीं होता है क्रैकर्स में, जो क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, जब एक साथ जमा करके उसको जलाओ एकदम से जो बर्न होता है, तो चौंधिया देने वाली लाइट को बोलते हैं डेजलिंग। देखिए यहाँ पे लिखा भी है। और ये जो डेजलिंग कलर होता है ये व्हाइट पाउडर की तरह मिलता है, तभी तो हमको यहाँ पे व्हाइट पाउडर मिल रहा है। तो डेजलिंग ऑब्जर्व क्या किया, ऑब्जर्व में हमने ये देखा, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, BURNS लिखा है, विद डेजलिंग फ्लेम इनटू व्हाइट पाउडर। डेजलिंग फ्लेम, चौंधिया देने वाली एक फ्लेम निकलती है, डेजलिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और वो किस में बन जाती है, व्हाइट पाउडर में, जिसको हम लोग को यहाँ पे राख मिल रही थी, ये वही राख है। और ये बैलेंस हमने यहाँ पे कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इन्हीं ने पूछा था यहाँ पे कि मैग्नीशियम रिबन जो है हमारा, उसको जलाने से पहले क्लीन क्यों करते हैं या घिसते क्यों हैं, ये भी हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ऑक्सीजन या एयर कह दो, एक ही बात है, ठीक है। जब उसको हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वो हमें क्लीन क्यों कर लेना चाहिए। देखिए बेटा यहाँ पे यही लिखा था अभी, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद एटमॉस्फेयर, यानी कि जब मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट करता है बाहर के एटमॉस्फेयर, यानी कि उसमें एयर होगी, यानी कि एयर का मतलब ऑक्सीजन से, एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। अभी जो हमने बताया उसमें क्या बन जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर। ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन गई है,
ठीक है। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन गई है, विच इज वेरी स्टेबल कंपाउंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को इसीलिए तो घिसते हैं, इसीलिए तो क्लीन करते हैं ताकि ये ऐसी लेयर ना बना ले। अगर ऐसी लेयर एक बार बना लेगा तो इसके ऊपर ऑक्सीजन कोटिंग हो जाएगी और ये क्या करेगा, अंदर दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करने ही नहीं देगा। तो इसलिए हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं बेटा। तो यहाँ पे यही लिखा है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन, कि दोबारा रिएक्शन होने दे ऑक्सीजन के साथ। तो बेटा ये आपको एक्टिविटी समझ में आई है तो इसको नोट करिए जल्दी से। कुछ ना समझ में आया तो पूछिएगा कमेंट में, तो नोट करिए बेटा। अब देखिए बेटा, आपके पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी आई है ये कोई खास ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, ये छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको बता देता हूँ। एक्टिविटी 1.2 आई है। इसमें क्या पूछा है, इसमें मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके अंदर लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेना है। फिर क्या कहा है इन्होंने, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन इन दिस। फिर उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन मिलाना है, फिर उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है। तो चलिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, इधर से देखिए बेटा, ये हमारे पास क्या है, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में क्या लिया था, सबसे पहले लेड नाइट्रेट लिया था। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। Pb को कहते हैं लेड, नाइट्रेट को कहते हैं NO3, और जब पूरा लिखते हैं तो होल ट्वाइस लगाते हैं। अभी बताएंगे बैलेंसिंग वगैरह, बताएंगे क्यों 2 लगता है नहीं लगता है। फिर उसमें क्या डालना है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम का मतलब Ki, पोटेशियम को K कहते हैं, आयोडाइड को I कहते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ये दोनों सॉल्यूशन इसके अंदर मिला देना है। मिलाने के बाद थोड़ा सा हल्का सा इसको शेक करना है, फिर इसके अंदर ऑब्जर्वेशन देखेंगे क्या होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे बेटा, हमारे पास हमने एक रिएक्शन बनाई है इस तरीके की। यहाँ पे हमारे पास लेड नाइट्रेट है बेटा, देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे हमने लिया है पोटेशियम आयोडाइड लिया है, पोटेशियम आयोडाइड लिया है। अब क्या करेंगे बेटा, इसको ये जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, पोटेशियम आयोडाइड बनाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा। ये जो बेटा हमारे पास प्रोडक्ट आएगा ये किस कलर का होगा, येलो पीपीटी होगा। ये ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं हम आपको। ये जो बनेगा हमारा, ये लेड आयोडाइड, ये येलो पीपीटी बनाएगा। येलो पीपीटी का मतलब होता है पीले कलर का एक इनसॉल्युबल पार्ट। पीपीटी का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, जो पार्ट पूरी तरीके से मिक्सअप ना हो पाए किसी भी सॉल्यूशन में, उसे कहते हैं हम लोग पीपीटी कहते हैं। और बेटा यहाँ पे जो 2 लगा है वो बैलेंसिंग के लिए लगा है। अभी बैलेंसिंग आगे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको बैलेंसिंग कैसे करते हैं। PbNO3 + 2 क्या है, ये PbI2 बनेगा और ये आपको पोटेशियम नाइट्रेट निकल आएगा। और ये जो है बेटा आपका येलो पीपीटी होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप बेटा देखिए इधर से, तो ये एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक चीज होती है, नहीं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए, ये Pb है, ठीक है, NO3 है, तो देखिए Pb इसका हुआ और एक I इसका लिया, ठीक है, और ये NO3 और इसका एक हमने यहाँ से K उठा लिया, तो एक इसका पार्ट, एक इसका पार्ट, एक इसका पार्ट। तो ये कैसे हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट की ये एग्जाम्पल है हमारा। देखिए हमने ABCD से समझाया, इधर देखिए AB + CD, ठीक है, AB + CD क्या बना, AC + BD। A ने डिस्प्लेस करा B को, तो ये C के साथ गया, तो AC बनाया, और B ने C को डिस्प्लेस करा तो ये D के साथ किया, तो ये हुई ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ बच्चे कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बेटा वो होता है, इस तरफ तो हमारे LHS की तरफ तो 2 हमारे रिएक्टेंट हो एक ही साथ कंपाउंड में, लेकिन इस तरफ सिर्फ एक ही हो। अगर ये सिर्फ C होता तो ये AC इसको ले जाता और सिर्फ B निकल आता, तो वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या, इधर भी 2 रिएक्टेंट, इधर भी 2 रिएक्टेंट, इनका रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, इनका रिएक्टेंट का प्रोडक्ट आपस में मिक्स होके इधर बना लिया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ऊपर वाली भी एग्जांपल हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट की ही रिएक्शन है हमारी। देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है, AgNO3 NaCl। Ag का मतलब सिल्वर नाइट्रेट, Ag को सिल्वर कहते हैं, NO3 को नाइट्रेट कहते हैं, अभी बताया। NaCl नमक, सोडियम क्लोराइड। Ag जो होगा, ये Ag जो होगा ये Cl के साथ मिलेगा,
ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव, ये निगेटिव। ये बेटा चार्जेस होते हैं, ये आपको याद करने होंगे कि किस वाले एलिमेंट पे, कंपाउंड पे, मॉलिक्यूल पे हमारे पास किस पे कौन सा चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव मिलेगा इस निगेटिव से और ये निगेटिव मिलेगा इस पॉजिटिव से। तो Ag ने NO3 को डिस्प्लेस करा, धक्का मार के आगे किया, तो ये किसके साथ बना, Cl के साथ। और Na ने इसको धक्का मारा, NO3 बना, तो ये NaNO3 बन गया। ये क्या बना, AgCl का जो हम लोग कलर देखते हैं वो किस तरीके के आता है, व्हाइट आता है, लेकिन पीपीटी बनता है। पीपीटी क्या, जो पार्ट सॉल्यूशन में पूरी तरीके से मिक्सअप ना हो जाए, नीचे आके बैठ जाए, इनसॉल्युबल पार्ट। देखिए लिखा भी है हमने, पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेशन, इनसॉल्युबल पार्ट को ही हम लोग कहते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो ये एक आपकी छोटी सी एक्टिविटी थी, इसको नोट करिए बेटा आप लोग। अब देखिए बेटा हमारे पास जो आई है एक्टिविटी 1.3 आई है। इस 1.3 में क्या बताना, चलिए पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है यहाँ पे बेटा, टेक अ फ्यू ग्रेन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, फिर क्या करना है, पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ फिर बताता हूँ उसको आपको। ठीक है, इन्होंने कहा है कुछ हमें ग्रेन्यूल्स लेने, ग्रेन्यूल्स का मतलब टुकड़े लेने, किसके लेने हैं, हमें जिंक के लेने हैं। फ्यू ग्रेन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब में लेने। ठीक है, फिर कहा इन्होंने ऐड डाइल्यूट HCl या H2SO4। फिर आपको क्या करना है, ऐड करना है डाइल्यूट HCl और H2SO4, कोई भी ले सकते हैं आप इसमें से। फिर इन्होंने कहा कि डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग, आपने कुछ ऑब्जर्व किया, पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड जिंक ग्रैन्यूल। फिर इन्होंने कहा कि आपने कुछ ऑब्जर्व करेंगे, जो जिंक ग्रैन्यूल आपने कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाले उसमें कुछ हो रहा है। और फिर इन्होंने कहा है उस कोनिकल फ्लास्क को या टेस्ट ट्यूब को टच करने पर किसी तरीके का हमारा चेंजेस दिखाई दे रहा है, या मतलब कैसे, कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसको टच करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ा या घटा, अगर कोनिकल फ्लास्क ठंडा है या गर्म है, इस तरीके का इन्होंने ऑब्जर्वेशन मांगा है। तो चलिए बेटा इसको हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब इसका हम डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। ये बेटा है आपका क्या, कोनिकल फ्लास्क इसको बोलते हैं, इस पूरे डब्बे को कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। इसके ऊपर लगा है बेटा कॉर्क लगा है। कॉर्क का मतलब होता है एक रबड़ तरीके का होता है जो शीशे की जार में लगा देते हैं ताकि बाहर अंदर की जो हमारी एयर है वो पूरी तरीके से पास ना हो जाए, इवेपोरेट ना हो जाए। और उसके अंदर एक छोटा सा उस रबड़ के अंदर लगा दिया है, एक क्या लगा दिया हमने, एक लगाया है हमने वहां पे ग्लास ट्यूब, शीशे का। ये ग्लास ट्यूब है, ये कोनिकल फ्लास्क, ये ग्लास ट्यूब, ये कॉर्क, और ये जो बेटा पड़े हैं छोटे छोटे जिंक ग्रैन्यूल्स पड़े हैं। और ये जो अंदर बेटा सोल्यूशन दिखाई दे रहा है ये है आपका डाइल्यूट HCl है, HCl या H2SO4 भी ले सकते हो। HCl को कहते हैं बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है बेटा वो किंग ऑफ केमिकल कहलाता है। ठीक है, ये पूरा हमने सेटअप देख लिया। अब इन्होंने क्या पूछा था कि एक कोनिकल फ्लास्क लेना है, ठीक है लिया, उसके अंदर छोटे छोटे जिंक के ग्रेन्यूल डालने हैं, डाल दिए। फिर उसके बाद आपको डाइल्यूट HCl डाल सकते हैं या डाइल्यूट H2SO4 भी डाल सकते हैं। डाइल्यूट का मतलब समझते हैं बेटा, डाइल्यूट का मतलब पानी के साथ एसिड को मिला के डालना। प्योर फॉर्म में एसिड डालेंगे तो रिएक्शन क्या पता वो वोलेटाइल इवेपोरेट होकर चली जाए या पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाए या पूरा बर्न हो जाए पूरी तरीके से, तो इसलिए डाइल्यूट लेते हैं। डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि वाटर के साथ मिला के एसिड डालें ताकि अंदर जिंक ग्रैन्यूल पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। फिर हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि यहाँ से जो आपस में रिएक्शन हो रही है जिंक ग्रैन्यूल के बीच में और H2SO4 या HCl के बीच में, कुछ भी ले सकते हैं, तो उनके बीच में रिएक्शन होने की वजह से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इस ग्लास ट्यूब के जरिए से बाहर निकल रही है। तो ये कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पे बेटा हमने रिएक्शन लिखी है, हमने लिए हैं यहाँ पे जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं बेटा। ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है बेटा छोटे छोटे टुकड़े, और उसको किसके साथ कर दिया हमने रिएक्शन, HCl के साथ। आप H2SO4 के साथ भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है, दोनों एक ही है, बोता सेम थे। अब यहाँ पे कि जिंक जो होगा रिएक्शन करके इससे ZnCl2 बनाएगा और H2 गैस बनाएगा। यहाँ पे सर ये इससे ऐसे रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि बेटा Zn है, Zn प्लस में है, H प्लस में है, Cl माइनस में है। ZnCl कुछ होता नहीं है, अगर ये पॉजिटिव वाला निगेटिव के ऊपर अटैक करेगा तो Zn और Cl से अटैक करेगा, Zn प्लस Cl होगा, यानी कि ZnCl। अब ZnCl कोई फॉर्मूला होता नहीं है, ZnCl2 होता है। अभी हम बताएंगे इसको पूरा कैसे आया, रिएक्शन जब पढ़ेंगे बैलेंसिंग वगैरह तो उसमें हम पढ़ेंगे।
फिर क्या होगा, ZnCl2 बनेगा और H2 गैस बनेगा। सर यहाँ पर ये जो निकल रही है ये H2 गैस, इसीलिए यहाँ पे दिखा रहे हैं बेटा छोटे छोटे हमारे जिंक के ग्रैन्यूल्स जब किसी भी एसिड से रिएक्ट होते हैं। कौन सा एसिड, डाइल्यूट एसिड, तो वो क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। सर ये इससे जिंक HCl से ही क्यों रिएक्ट करा, क्योंकि बेटा आपने अगर याद हो आपको छोटे क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज याद है, रिएक्टिविटी सीरीज में आपको बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऐसे लिखना, केदारनाथ, ठीक है। देखिए बेटा इधर मैं लिख दे रहा हूं, उधर जगह नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए यहां से ये बेटा स्टार्ट हुआ, ऐसे लिख दिया Pb और H, ठीक है। देखिए Zn किसके बाद आ रहा है, पहले कौन आ रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन और जिंक, देखिए जिंक हमें लिया है, ठीक है। ये बेटा रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है। रिएक्टिविटी सीरीज वो होती है जो एलिमेंट ऊपर रखा होता है वो नीचे वाले को आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है। ऊपर वाले की टेंडेंसी है कि वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर दे, लेकिन नीचे वाले की टेंडेंसी नहीं है कि ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर दे, यही रिएक्टिविटी सीरीज होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास Zn है हमारे पास, और यहाँ पे क्या है, पहला H है हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे जिंक पहले आ रहा है और हाइड्रोजन बाद में आ रहा है। ये बेटा रिएक्टिविटी सीरीज है, आपको याद करनी होगी वरना इससे काम नहीं चलेगा। तो जिंक बेटा ऊपर रखा है, हाइड्रोजन नीचे रखा है, तो ऊपर वाले की टेंडेंसी है कि नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो देखिए तभी तो Zn जो था वो Cl के साथ कंबाइन करा, तभी तो ZnCl2 बनाया, और बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे बेटा 2 लगा दिया, H2 निकल गया, हाइड्रोजन गैस, वही हाइड्रोजन गैस निकल गई बेटा यहाँ पे। फिर बेटा इन्होंने पूछा है कुछ ऑब्जर्व किया आपने इस रिएक्शन से, जो जिंक ग्रैन्यूल यहाँ पे पड़े थे, तो इस रिएक्शन से कुछ आपने ऑब्जर्व किया? हाँ किया है सर। क्या किया है बेटा? तो देखिए यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया है, वी सॉ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अभी हमने आपको बताया बेटा हाइड्रोजन गैस कैसे निकली, वो भी बता दिया। सिर्फ इन्हीं ने पूछा है कि आपने ऑब्जर्व क्या किया, तो हमने ऑब्जर्व किया, वी सॉ अ लिबरेशन। बेटा लिबरेशन जानते हैं किसे कहते हैं? लिबरेशन का मतलब होता है कोई चीज निकलना, इवॉल्व, निकल जाना। लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। फिर दूसरा इन्होंने क्या कहा है, टच द कोनिकल फ्लास्क। अगर आप टच करेंगे, जिसमें ये रिएक्शन हो रही है, इस कोनिकल फ्लास्क को टच करेंगे या किसी टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं ये रिएक्शन, तो उसके चेंजेस आ रहे, कुछ टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं। टेम्परेचर का मतलब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन हो रही है और उसको टच करने पे क्या ये टेस्ट ट्यूब ठंडा है या गर्म है, तभी तो टेम्परेचर पूछा है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब को टच करने पे बिकम हॉट फ्रॉम आउटसाइड, जल रहा था, यानी कि इसमें क्या था, बहुत ही गर्म था, तभी तो यहाँ पे पूछा था। तो हमने कहा कि कोनिकल फ्लास्क को या टेस्ट ट्यूब उसको टच करने पे बहुत ही हॉट था, यानी कि ये रिएक्शन में से हीट रिलीज हो रही थी। और किस फॉर्म में था, यहाँ पे हमारा क्या रिलीज हो रहा था, हाइड्रोजन गैस। तो ये बेटा आप अपनी एक्टिविटी 1.3 को नोट करिए। हाँ और एक बात और सुनिए बेटा, कि अब तक कि आपने जितनी भी एक्टिविटी पढ़ी हैं, चाहे वो मैग्नीशियम रिबन की हो, चाहे वो आपकी कौन सी हो जो पोटेशियम आयोडाइड वाली बताई थी टेस्ट ट्यूब वाली, चाहे ये सब के अंदर कोई ना कोई केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, और केमिकल चेंजेस की वजह से उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ये आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा है। क्या पता उसका स्टेट चेंज हो रहा हो, क्या पता उसका कलर चेंज हो रहा हो, क्या पता उसका टेम्परेचर पे कोई असर पड़ रहा हो, क्या पता उसके स्टेट पे कोई असर पड़ रहा हो, कलर में कुछ आ रहा हो। तो देखिए हमने मैग्नीशियम रिबन में देखा था कि व्हाइट कलर का पाउडर जो था, जो व्हाइट फ्लेम निकल रही थी, व्हाइट कलर का पाउडर उसके कलर पे था मैग्नीशियम रिबन, लेकिन निकल क्या रहा था, व्हाइट पाउडर बन जा रहा था। एक कलर पे उसके फर्क आ रहा था, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। उसका स्टेट भी चेंज हो रहा था कैसा वो रिबन, हमारा रिबन था हमारा, ठीक है, वो रिबन किसमें चेंज हो गया, पाउडर के फॉर्म में चेंज हो गया जब जलाया था।
पोटेशियम आयोडाइड में क्या था, डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, वहां पे क्या बन रहा था बेटा, अभी जब हमने बताया था पोटेशियम आयोडाइड के अंदर हमने क्या देख रहा था, पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट ट्यूब वाला जो भी हमने रिएक्शन करता उसमें क्या हो रहा था, एक पीपीटी बन रहा था, तो उसके कलर में चेंजेस आ रहे थे, ठीक है, और उसका स्टेट भी चेंज हो रहा था, सॉलिड था वो पाउडर में और इधर भी फॉर्म हो गया, यहाँ पे क्या था, ये हमारा लिक्विड था और गैस में बदल गया, तो कलर, नेचर, स्टेट, ये सारी चीजों पे असर करता है। तो इसमें हमने एक्टिविटी 1.3 में इसमें क्या सीखा, इसमें यही सीखा कि अगर हम जिंक ग्रैन्यूल्स को किसी भी एसिड के साथ HCl या H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बस इतना सा था। ऑब्जर्वेशन बता दिए हमने आपको, ये बता दिया, बैलेंसिंग बता दी, इसको नोट करिए बेटा। अब देखिए बेटा यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे पहले एक पॉइंट लिखा होगा, जो अभी हमने आपको कॉनिकल फ्लास्क वाला बताया था, उसके नीचे लिखा होगा 1.1 करके केमिकल इक्वेशन। वो हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं आपको कि LHS RHS क्या होता है, एक एटम दूसरा एटम क्या होता है उससे जब मिलता है, तो वो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या होता है और रिएक्शंस का मतलब क्या होता है और क्वेश्चंस का मतलब, ठीक है। अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशंस। अगर आपको वहां पे भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पे भी देख लीजिएगा, इसमें भी सेम ही होगा लेकिन थोड़ा सा इसमें एडअप होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, मैं आपको पढ़ के बता दूं पहले केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। अभी तक के हम लोग देख रहे थे जब भी कोई बैलेंसिंग आ रही थी, रिएक्शंस आ रही थी तो ऐसे लिख दे रहे थे। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि बैलेंसिंग कैसे होगी, उसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो पहले इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर बैलेंसिंग देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है अ केमिकल इक्वेशन represent a chemical reaction, count and compare the number of atoms of each element on the LHS and the RHS. If the number of atoms of each element the same on the both of side reaction balance. If not the same on the both side is unbalanced equation, या आप उस इक्वेशन को ये भी कह सकते हो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। कह रहे हैं जो रिएक्शन हम लोग जो बैलेंसिंग इक्वेशन करेंगे, बैलेंस किस लिए करते हैं बेटा, ठीक है। केमिकल पहले बैलेंसिंग बाद में, इसके बाद आएगा। केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है, ये कह रहे केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका ये होता है कि जो आपके LHS है, जो आपका LHS है और RHS है, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करने पर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम आए। कहने का मतलब ये है कि केमिकल इक्वेशंस लिखने का तरीका यही होता है कि इस तरफ हमारा अगर LHS की तरफ हमारा नंबर ऑफ एटम्स सेम है तो RHS की तरफ भी नंबर ऑफ एटम्स सेम होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे तो वो बैलेंस रिएक्शन, अगर नंबर ऑफ एटम्स हमारे सेम नहीं होंगे तो वो अनबैलेंस होगा। और अनबैलेंस को एक नाम दिया है आपकी एनसीईआरटी में, उसे कहते हैं स्केलेटल। क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जो अनबैलेंस होता है, ठीक है। ये क्या बताता है केमिकल इक्वेशन, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबल देके रिप्रेजेंट करने का तरीका कि एक एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट, जब हम एक एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट को जोड़ेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनेगा और क्या बनेगा, उसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। या आप ऐसे समझ लो, जो बैलेंस होगा उसे कहेंगे हम रिएक्शन को क्या, वो बैलेंस्ड है। जो अनबैलेंस्ड होगी उसे कहेंगे स्केलेटल कहेंगे, या आप अनबैलेंस भी कह सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपके पास लिखा है, एक एग्जांपल लिया छोटा सा, एनसीईआरटी में लिखा है Mg+O2। तो देखो यहाँ पे क्या आया, MgO, और एक तरफ लिया है Fe+H2O, Fe3O4+H2O। तो क्या बेटा इसमें से बताओ बैलेंस कौन सी है और स्केलेटल का मतलब अनबैलेंस कौन सी है। तो देखो यहाँ पे ये कौन सी है, पहले इसको दिखाते हैं। Fe+H2, ये थोड़ी बड़ी सी है। Fe एक एटम, Fe3 एटम हो गए। देखो Fe के साथ क्या लगा, 3। Fe इधर कितने हैं, इधर तो भैया एक ही है, आगे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। और इधर कितने हैं, Fe के साथ 3, ठीक है, यहीं पे अनबैलेंस लग रही है, यानी कि स्केलेटल होने वाली है। H कितने हैं यहाँ पे, H इधर 2 है, इधर भी 2 है, ये तो बैलेंस है।
ऑक्सीजन इधर कितने हैं, एक। ये दो जो है बेटा ये हाइड्रोजन का दो है, ऑक्सीजन का कुछ नहीं है। ऑक्सीजन का अगर कुछ होता तो वो पीछे लगा होता। यहाँ पे कितने हैं, एक, यहाँ पे कितने, चार। यानी कि इधर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, इस तरफ जितने भी हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं और इस तरफ भी जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है, यानी कि LHS की तरफ नंबर ऑफ एटम्स और RHS की तरफ नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है, तो यानी कि अनबैलेंस्ड है, यानी कि स्केलेटल है। क्या ये हमारे बैलेंस्ड है? अब एक काम करना बेटा, ये वाली रिएक्शन को आप बताना जरा कमेंट में, ठीक है, कि ये बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। Mg आगे एक आगे एक, O2O1, तो आप बताओ कि बैलेंस है या नहीं है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका और इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ कि नंबर ऑफ एटम्स इधर जितने, इस तरफ भी उतने होने चाहिए। तो बेटा इसको नोट करिए, फिर आगे बताएं हम आपको। अब देखिए बेटा, आपके पास जो आया है राइटिंग केमिकल इक्वेशन के बाद जो आया है, हम लोग को अब बैलेंसिंग, यानी कि अब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में जोड़ने के बाद एक बड़ा सा कंपाउंड बनाना है। हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, अब उसको अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले बेटा हमें बड़े बड़े फॉर्मूले बनाने के लिए बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने से भी पहले हमें पता होनी चाहिए वैलेंसी। जब तक कि बेटा आपको वैलेंसी नहीं मालूम होगी तब तक आप नहीं बैलेंस कर पाओगे। वैलेंसी और एटॉमिक नंबर पता हो तो वैलेंसी निकल आएगी, बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेटा लिखा है वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी का मतलब बेटा होता है कंबाइनिंग पावर ऑफ द एलिमेंट, पावर का कंबाइन करना, उसी को वैलेंसी कहते हैं। सर नहीं समझ में आया, चलिए ठीक है, इधर देखिए एग्जांपल देखिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। अगर 12 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बांटेंगे KLMN में, KLMN, के में कितने होते हैं, 2, 8, 18, 32, यानी कि हम KLMN में 2 इलेक्ट्रॉन, 8, M में 18, N में कितने ले सकते हैं, 32। ये हम लोग पढ़ रखे हैं। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 12 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 में, K में कितने आएंगे यहाँ पे, 2, 8, 2, क्योंकि हमें 12 तक काउंट करना है ना। तो एटॉमिक नंबर हुआ मैग्नीशियम का कितना, 12, और इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हुआ, 2, 8, 2, 8 + 2 10, 10 + 2 12। तो जो लास्ट में बेटा जो लास्ट में बेटा नंबर बचेगा उसी को बोलते हैं वैलेंसी। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। वैलेंसी किसे बोलते हैं, वैलेंसी वो होता है जब एटॉमिक नंबर हमें मालूम हो और इसका धीमे धीमे हम कॉन्फ़िगरेशन करें KLMN में, जो लास्ट शेल में नंबर बचे उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या उसी को बोलते हैं वैलेंसी बोलते हैं। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लिए Cl, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बांटेंगे तो कितना होगा, 2, 8, 7, ठीक है, 8, 2, 10, 10 और 7, 17 हो गए, तो 17 आ गए। अब वैलेंसी इसमें से कौन सी है, वैलेंसी बेटा ये है जो लास्ट वाला नंबर बचेगा, या आप ऐसे भी बोल सकते हो जो लास्ट वाला आपका वैलेंस शेल बचेगा। वैलेंस शेल का मतलब जो बाहरी वाली शेल होगी। KLMN यूं गोले गोले बनाते हो, पहले K की शेल ऐसे बनाते हो, KLM, जो बाहर वाली शेल होती है बेटा उसको बोलते हैं वैलेंस शेल, और इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो देखो 17 का आखिरी वाला नंबर क्या है, 7, तो वैलेंसी क्या हो गई हमारी क्लोरीन की, वैलेंसी जो हो गई क्लोरीन की 7 हो गई। ऐसे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, तो इसको कैसे हम लिखेंगे, 2, 8, 1। अब ये लास्ट वाला जो नंबर है बेटा ये क्या हो गया हमारा, वैलेंसी हो गई। इसी को वैलेंसी कहते हैं, वही तो लिखा था, कंबाइनिंग पावर ऑफ द एलिमेंट। जो कंबाइनिंग पावर होती है, ठीक है, इसकी कंबाइनिंग पावर को कंबाइन करेंगे, उसको जब खोल देंगे तो उसी को हम बोलेंगे, लास्ट में जो नंबर आएगा उसे क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। अब देखो बेटा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 40 नहीं, वो मास नंबर है। एटॉमिक नंबर 20 का कितना होगा, 2, 8, 8, 2। अब जो लास्ट में बचेगा वो हो जाएगा वैलेंसी, और इसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बाहर की शेल में प्रेजेंट हो, और इसी को वैलेंसी बोलते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है, 2, 8, 3।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा वैलेंसी, इसी को वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी समझ में आ गई होगी क्या होता है, एग्जाम्पल दे दिए। अब बेटा एक चीज याद रखना, जब भी हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं के एलिमेंट में, इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इस वाले ऑर्बिट में, इस वाले छल्ले में, इस वाले सर्किल में कॉन्फ़िगरेट करना। कॉन्फ़िगरेट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को सजाना, तो कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सजाना। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे सजाएंगे इसमें, तो वही हमने लिखा, आप ऐसे सजाओगे, पहले के एल एम, ठीक है, ये मान लिया। अब बेटा एक चीज और याद रखो कि जिसके वैलेंस शेल में, यानी कि बाहर के शेल में, वैलेंस शेल बोल सकते हो, आउटर मोस्ट शेल बोल सकते हो, दोनों एक ही है। आउटर मोस्ट शेल यानी कि इसके बाहर का शेल, वैलेंस शेल यानी कि इसके बाहर के शेल, बोथ आर सेम थिंग। अब ये एक चीज याद रखना, ये वैलेंसी तो पता कर ली, लेकिन ये याद रखना जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में क्या, यानी कि बाहर की तरफ जितने भी हमारे, किसी में 1 इलेक्ट्रॉन बचे, किसी में या 2 इलेक्ट्रॉन बचे या 3 इलेक्ट्रॉन बचे, किसी में 1 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने लूज करेगा, और लूज करने वाले को कहते हैं मेटल। देखिए 1 वाला इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाता है, 1 वाला इलेक्ट्रॉन अगर देखिए इसमें से कोई है, किसमें बाहरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, सोडियम में 1 आ रहा है, तो देखिए 1, ठीक है। अब ये लूज कर रहा है, एक दे रहा है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। जब तक के 8 इलेक्ट्रॉन ना हो उस वाले गोले में, तब तक हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं है। अगर 8 है तो कंप्लीट है। अगर कोई एक्स्ट्रा भार बच जाता है, देखिए 8 ये है, ऑक्टेट कंप्लीट, 8 और 2 कितने हुए 10, तब भी कंप्लीट हो रहा है। अगर ये एक्स्ट्रा कोई बच जाता है और किसी को जरूरत हो इलेक्ट्रॉन की, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो देने को ये दे रहा है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस नहीं प्लस आएगा, क्योंकि दे रहे हैं। हमारे पास मान लिए हमारे पास कुछ पैसे हैं, आपके पास कुछ पैसे कमी है, हम आपको पैसे देंगे तो आप अमीर थोड़ी ना हो, दे तो हमने है ना, तो हमने ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। तो सोडियम पे इसीलिए कहते हैं सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम का हो गया, 2 किस में आता है, 2 किस में आता है, इसमें देखिए कैल्शियम में कितना आता है, 2 आता है। देखिए कैल्शियम के आउटर वैलेंस शेल में, इसको वैलेंसी बोलते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो ये लूज कर रहा है, दे रहा है, तो कौन सा इस पे चार्ज आएगा, +2 आएगा। कैल्शियम पे क्या वैलेंसी का चार्ज होता है, +2। ऐसे भी कर सकते हो, या आप एक टेबल मैंने अभी बनाई, अभी बताऊंगा, या इसको रट भी सकते हो। और किसमें होता है हमारा, 2 में क्या किसका होता है, 2 का जो 2 आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो किसका एग्जाम्पल होता है, कैल्शियम का। 1 जो आता है बेटा वो सोडियम का होता है, और ऐसे 3 किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने पे प्लस चार्ज आएगा, और जो चीज इंसान लेगा वो कैसा आएगा, उस पर माइनस आएगा। तो देखिए जिसके वैलेंस शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस वाले शेल के बाहर वैलेंस शेल में, या आउटर मोस्ट शेल बोल सकते हो, जिसमें 5, 6 इलेक्ट्रॉन आए, 5 इलेक्ट्रॉन आए, 6 इलेक्ट्रॉन आए, 7 इलेक्ट्रॉन आए, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और वो क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं। तो देखिए 5, 6, 7 किस में आते हैं, नाइट्रोजन में आते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसको अगर कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो आएगा 2,5, तो देखिए क्या आगे 5, 2, 7, ये वैलेंसी हो गई, और किसमें आना चाहिए, और ये जो पूछा है कि 5 इलेक्ट्रॉन किसमें आते हैं, नाइट्रोजन में आते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है। ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और देखो अगर इसको आप ऐड करोगे टोटल करके, तो 5 और 2 कितने हुए, 7, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अब ये क्या करेगा, एक गेन करेगा, क्या करेगा, गेन करेगा। जब गेन करेगा किसी पे, किसी से लेगा, तो क्या चार्ज आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तभी तो हम लोग लिखते हैं नाइट्रोजन पे क्या होता है, माइनस होता है। 6 किस में आते हैं, ऑक्सीजन में आते हैं बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसको कॉन्फ़िगरेट करोगे के एलिमेंट में, तो आएगा 2,6, 6 और 2 कितने हुए, 8, 6, 7, 8, ये क्या है,
कंप्लीट है, लेकिन बाहर वाला जो है अभी भी इनकम्प्लीट है। जैसे ये इनकम्प्लीट था, इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी कि कंप्लीट हो जाए? 5 था, 6 7 8, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये किसी से लेगा, और लेने को कहते हैं हम लोग क्या? गेन करना। और गेन जब करेगा तो उस पर जो चार्ज आएगा वो माइनस का आएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,6 आएगा। ये हो गई वैलेंसी। अब इस वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन कमी है? ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 है, कितने? 6 के बाद कितने लेना है? 7 8, 2 लेना है, तो यानी कि किसी से लेगा 2। जब लेगा तो गेन कर रहा है, और गेन करने पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस का, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है, ये भी अभी बताया था। और जो गेन करता है बेटा वो नॉन मेटल होता है हमारा, ऐसे ये हमने आपको बता दिया। और जिसमें बेटा 4 आएगा, 4 समझ रहे? अब 4 एक ऐसा नंबर आ गया, ना वो किसी को शेयर कर सकता है, ना गेन कर सकता है, ना किसी को दे सकता है, क्योंकि उसके पास जो नंबर है वो एक ऐसा नंबर है, ना किसी को दे सकता है, शेयर कर सकता है, ठीक है, ना लूज करता है, ना अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक ऐसी नंबर आ गया। तो ये वाले को बेटा बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं? मेटलॉइड। ये मेटलॉइड होते हैं। मेटलॉइड अभी बताएं क्या होते हैं। ये अगर ऐसा नंबर बेटा आ जाए तो समझ जाइएगा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बस इतना करना है, ये सिर्फ शेयरिंग कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल ऐसा आएगा, बताएंगे। शेयरिंग का मतलब म्यूचुअल शेयरिंग कर सकते हैं, बस इतना था आपको। वैलेंसी समझ गए क्या होती है? जो लास्ट में बचती है उसको वैलेंसी कहते हैं हम लोग। जिसके अंदर क्या होते हैं 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जो अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो ले लेंगे उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। जो लूज करते हैं वो मेटल, जो गेन करते हैं वो नॉन मेटल, और जो शेयर करते हैं सिर्फ वो मेटलॉइड होते हैं। पीरियोडिक टेबल में बेटा आपने देखा होगा एक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। एस ब्लॉक की तरफ होते हैं मेटल, और पी ब्लॉक में बेटा नॉन मेटल और मेटलॉइड दोनों मिक्सअप होते हैं, ठीक है। उसी को मेटलॉइड भी उसी में आते हैं, नॉन मेटल भी उसी में आते हैं। अब बेटा देखिए यहाँ पे वैलेंसी के बाद हमने कुछ वैलेंसी लिखी है, यहाँ पे आप रट लिएगा। हाइड्रोजन की +1, सोडियम की +1, पोटेशियम की +1, कैल्शियम की +2, ऐसे करके सब लिखा है। लेकिन हमने यहाँ पे एक नोट लिखा है, इसको ध्यान दिएगा बेटा। यहाँ पे बेटा हमने एक नोट लिखा है, इधर ही से ही समझाते हैं, दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए नोट में लिखा है कार्बन। कार्बन कहाँ है? कार्बन ये है, ठीक है। कार्बन एक ये है, और देखिए एक कार्बन एक ये है। बेटा कभी कभी कार्बन क्या होता है, अभी हमने उधर बताया, सिर्फ शेयर कर सकता है। कार्बन जो है बेटा +4 भी लेता है, और कार्बन एक जगह पे, दो जगह पे आ रहा है। एक जगह पे यहाँ पे +4 की वैलेंसी शो कर रहा है, और एक जगह पे -4 की वैलेंसी शो कर रहा है। ये 2 बार कार्बन अगर आ गए तो बैलेंसिंग करने में कौन वाला लेंगे? प्लस वाला लेंगे या निगेटिव वाला लेंगे? अगर हम बैलेंस आगे करेंगे अभी तो उसमें कौन सा लेंगे, ठीक है। उसमें बेटा हम लोग ऐसे बता रहे हैं अभी। और ये एक हो गया, और एक बेटा आता है हाइड्रोजन, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों में प्रेजेंट होता है। देखिए एक हाइड्रोजन ये हो गया, इधर +1 वैलेंसी है, और एक हाइड्रोजन बेटा ये हो गया, देखिए -1 वैलेंसी है। अब जब हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने पे हमें कुछ दिक्कतें आएंगी कि सर हाइड्रोजन की +1 वैलेंसी लेनी है या -1 लेनी है, कार्बन की +4 वाली लेनी है या -4 वाली लेनी है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है कार्बन की -4 +4, हाइड्रोजन की -1 और +1। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, हमने इसका ये पोर्शन लिखा हुआ है, इट कैन नेदर बी गेन इलेक्ट्रॉन नॉर लूज इलेक्ट्रॉन बट ओनली म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ना अपने, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कार्बन वाली, तो कार्बन में आप सिर्फ ये करना कि वो ना अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ना लूज कर सकता है, ना गेन कर सकता है, सिर्फ शेयरिंग कर सकता है। कहता भैया मेरे पास जितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम दोनों हो जाए तो 8 बन जाएंगे। तो एक काम करो, मैं अपने पास अपने इलेक्ट्रॉन रखता हूं, तुम अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो, लेकिन हम दोनों आपस में शेयर कर ले रहे हैं। शेयरिंग करने से सामने वाले को लगेगा उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, और इस तरफ वाले को लगेगा इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं शेयरिंग कहते हैं। और बेटा याद रखना जो मैंने आपसे बताया कि अगर पॉजिटिव निगेटिव वाले दो, अगर हमारी आगे बैलेंसिंग ऐसी आ जाए कि सर पॉजिटिव वाला ले या निगेटिव वाला, तो दूसरा एलिमेंट देखना तुमने कौन सा लिया था, अभी बताएंगे, फिर भी एक छोटा सा समरी दे दे रहे हैं।
तो तुम ये देखना, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो तुम ये देखना कार्बन के अलावा और कौन सा कार्बन से जुड़ा हुआ एलिमेंट है। अगर वो निगेटिव में है तो पॉजिटिव में लेना, अगर वो पॉजिटिव में है तो निगेटिव में लेना। अगर हाइड्रोजन के साथ कोई ऑक्सीजन जुड़ा हो तो तुम कहोगे सर हाइड्रोजन H2O जैसे होता है, तो हाइड्रोजन हम सर प्लस का ले या माइनस वाला ले, तो तुम देखो हाइड्रोजन के साथ कौन सा एटम जुड़ा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किस में होता है, माइनस में होता है। तो माइनस में अगर होगा वो तो ये प्लस में होगा, ऑलरेडी माइनस ही में होता है। तो बेटा ये वैलेंसी समझ में आई, इसको रट लेना, ठीक है। एक ये एक्सेप्शन लिख लेना और वैलेंसी निकालने का तरीका बता दिया और ये एक्सेप्शन बता दिया। इसको बेटा नोट करिए जल्दी से आप लोग। अब बच्चों देखिए आप लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, वैलेंसी पढ़ ली। वैलेंसी के सारे हमने जितने भी हमारे वैलेंसी थी उसके बारे में पढ़ा, मेटल नॉन मेटल, लूज इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन पढ़ा। अब हम देखेंगे कि फॉर्मूले को, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में जोड़ने पर कैसे फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अभी देखिए ये सीखते चले आते। तो राइटिंग केमिकल इक्वेशन में हमें क्या करना है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब हम जानेंगे कि एक बड़ा सा एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में जोड़ने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनता है, या कंपाउंड आप बोल सकते हो। तो देखो बेटा यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए है। H2O, H2O तो जानते हैं क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है मेरा बेटा, ठीक है। अब H2O का बेटा देखोगे आप वैलेंसी क्या होती है, पहले ये बताओ। H2O जो होता है बेटा, यहाँ पे वैलेंसी देखनी है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी बताई थी अभी हमने, +1, ठीक है, एक एटम की हो गई यहाँ पे। ऑक्सीजन की वैलेंसी बेटा कितनी होती है, देखिए वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन +1। अब हमें किसकी वैलेंसी लिखना है यहाँ पे, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है, ये भी हमने बताया था आपको। वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन +1, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन -2। अब इसको लिखेंगे कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना के, तो हम लोग ने क्रॉस वाली क्वेश्चन पढ़ी थी, फिर से मैं बताता हूँ। सो वी कैन राइट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर लिखा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर लिखा। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी बेटा, +1, ऑक्सीजन की कितनी है, -2। अब बेटा यहाँ पे आप इसको क्रॉस कर देना, जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है और जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है, तो हाइड्रोजन वैलेंसी ले लेगा ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन वैलेंसी ले लेगा किसकी, हाइड्रोजन की। तो H2 और O 1 लिखा नहीं जाता तो ऐसे लिख देते हैं। तो बेटा ये चीज आपको समझ में आई कि हाइड्रोजन -2 इसकी वैलेंसी लेगा किसकी, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन किसकी ले लेगा, हाइड्रोजन की, +1। तो ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो आसान सा फॉर्मूला ये आपका वाटर का फॉर्मूला बन गया। अब देखिए बेटा हमारे पास आया मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और क्लोरीन का कितना होता है 17। 17 और 12, तो 12 को अगर कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो कितना आएगा 282, यानी कि लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2। तो यानी कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हुई, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम +2 हुई। और 17 होता है एटॉमिक नंबर क्लोरीन का, तो क्लोरीन को कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो 287 आएगा, ठीक है। अब 7 आया है तो एक इलेक्ट्रॉन वहां पे कम है, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, गेन करेगा। जब गेन करेगा तो चार्ज कौन सा आएगा, माइनस का, कोई चीज ले रहा है, ठीक है। हम आपको दे रहे हैं तो आप अमीर नहीं हो, आप अभी भी माइनस हो, हमसे लिया है तब अमीर बने। तो यहाँ पे -1, ठीक है। क्लोरीन पे चार्ज कितना, -1। मैग्नीशियम क्लोरीन लिखा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर वैलेंसी कितनी आई 2 आई, क्लोरीन की कितनी आई -1। अब इसको क्रॉस कर देना, जो क्लोरीन की वैलेंसी हो वो मैग्नीशियम में लगा देना और जो मैग्नीशियम की हो क्लोरीन में, तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम लिखा। अब यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता है, Cl कितना आया 2, तो मैग्नीशियम क्लोराइड देखिए बन के आ गया हमारे पास, कितना आसान है यहाँ पे। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए HCl। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की वैलेंसी देखेंगे, कितने शेल आते हैं भैया, एक ही एटॉमिक नंबर होता है, एक ही मास नंबर होता है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी हाइड्रोजन की, +1 हो जाएगी, ठीक है। अब सर आप कहेंगे सर माइनस वाली ले सकते हैं, -1, माइनस नहीं ले सकते क्योंकि हाइड्रोजन के बाद वाला एटम एलिमेंट देखना कौन सा है, Cl। Cl ऑलरेडी माइनस में आता है, तो हमें कौन सी लेनी होगी, +1 लेनी होगी। कौन सी लेनी होगी, +1 लेनी होगी। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है आपको, +1 लेनी होगी, ठीक है। बगल वाला एलिमेंट देखा करिए कि कौन सा है, अगर प्लस में होगा तो माइनस लेंगे, माइनस होगा तो प्लस लेंगे। तो हाइड्रोजन का +1,
Cl का कितना होता है 17 एटॉमिक नंबर। Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है। अगर आप उसको बांटोगे कॉन्फ़िगरेशन करके तो कितना आएगा 2 8 7 यानी कि 7 आएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अभी भी चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये एक लेगा। तो यानी कि Cl का चार्ज Cl की वैलेंसी कितनी आएगी -1 H लिखा। इसको मैं सही से लिख दूं, कुछ बिचड़ हो गया है, यहाँ से रफ कर दूं इसको। देखो बेटा यहाँ पे देखिए H और Cl, H की वैलेंसी कितनी है +1, Cl की कितनी है -1। अब इसकी क्रॉस कर दो, H की वैलेंसी कितनी हो जाएगी H हो जाएगी, ठीक है। Cl की भी 1 होती है तो 1 हो जाएगी, 1 लिखा नहीं जाता, ये +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, HCl सिर्फ आ जाएगा आपके पास। अब देखो यहाँ पे बेटा दिया है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है बेटा आपका, ये है आपका चौथा एग्जाम्पल है, ठीक है। CaO को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। बेटा Ca का कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2 8 8 2, यानी कि 2 आता है, +2 आता है, ठीक है। क्यों 2 आता है प्लस, क्योंकि भैया इसकी ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है। अब इसको भी कुछ लेना नहीं है, ये सिर्फ देगा, ठीक है। ये क्या करेगा लूज करेगा तो यानी कि प्लस आएगा, +2 आया। देखिए यहाँ पे वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन की कितनी होती है बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसको अगर हम बांटेंगे तो 2,6 आएगा। अब 6 आया, 6 और 2 कितने हुए 8 हुए, ठीक है ये। लेकिन यहाँ पे 6 कंप्लीट नहीं हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए जो 8 हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, कोई इनको दे तो जब लेंगे किसी से तो माइनस में आएंगे, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आएगी -2 आएगी। Ca का Ca लिखा, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन लिखा, Ca की वैलेंसी कितनी है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है -2, दोनों को क्रॉस करा, इसकी वैलेंसी ये ले लेगा Ca, उसकी वैलेंसी ये, अब लेगा भी नहीं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये माइनस और +2 कैंसिल हो जाएगा, CaO बन जाएगा, बस हो गया खत्म। अगर कोई बच्चा कहे नहीं सर इसका ऐसे बनाए Ca2O2, ये भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन उसके बाद कंडीशन देखिए क्या आएगा कि जब अगर Ca2O2 हो जाएगा फिर उसके बाद हमें HCl लेना पड़ेगा। किसका लेंगे 2 का लेंगे, देखिए Ca2O2, अब जो जितने नंबर आए हैं उसका HCl लेंगे। HCl कितना है 2,2, देखिए 2,2, 2 1 2, 2 1 2, कितना आया 2। अब ये जो बेटा 2 आया है HCl लेने के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे Ca2O2, पहले तो पूरा फॉर्मूला लिख देंगे जो हमें लग रहा था कि Ca2O2 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमने पहले ऊपर लिख दिया। फिर क्या करेंगे, देखिए मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूं, यहाँ पे देखिए Ca2 हमें लगा था ऐसे आना चाहिए, Ca2O2 ये आना चाहिए, लेकिन जब हमने इन दोनों का 2 का HCl लिया तो कितना आया 2। अब जो 2 आया है बेटा उसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, इससे भी और इस वाले से भी, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो बचा क्या CaO, देखिए यही तो आ रहा है। तो समझ में आया बेटा इतना, तो चलिए बेटा इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर।